सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म ऑफ लेट्स लर्न विद शिवेन सर पे। आज अपना 8वां दिन है जिसमें हम लोग सीटेड पेपर 2 मैथ्स पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं, जिनमें से 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपके मैथ्स पेडागोजी से रहते हैं और 20 क्वेश्चंस जो हैं वो हमारे मैथ्स पोर्शन से रहते हैं, जो अप टू 8th 9th लेवल आपसे पूछी जाती है। क्लियर है। और ये लास्ट में आपका यूट्यूब चैनल दिया है लेट्स लर्न विद शिवेन सर, आप इससे कनेक्ट रह सकते हैं ताकि वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए आज डे 8 का शुरुआत अपने पहले क्वेश्चन से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 198 135 एंड 108 इज। देखिए, इसमें होता है कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, तो कंफ्यूजन दूर आज कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझ के। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, उनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपका 2 9 18, 2 9 18 और सभी का करना है। उसके बाद क्या करना है मैं आगे बताऊंगा। ये हो गया आपका 3 3 9, 3 3 9 और ये हो गया 1 जा और ये हो गया 11 1 जा। 198 का हो गया। 135 की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, वापस से हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और ये हो जाएगा 3 5 जा 15 और यहाँ से आ जाएगा हमारा 5 1 जा 5। क्लियर है। 108 की बात करेंगे तो 108 के लिए हमारा हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 3 से जाएगा ये 3 9 जा 27 और यहाँ से आ जाएगा आपका 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। क्लियर है। तो 198 की अगर हम बात करें तो 198 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 और इंटू में 11 और वन उसी जगह पर 135 की बात करें तो 135 को लिखेंगे हम लोग 3 की पावर 3 इंटू 5। क्लियर है। और 108 की बात करें तो 108 को हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3। क्लियर है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले HCF की। ठीक है, HCF में क्या करना है आपको, इस तरीके से सबसे पहले आपको लिखना है। लिखने के बाद इन तीनों नंबर का HCF को फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर मतलब इसमें जो कॉमन आ रहे हो 3 की आपको देखने को मिलेगा 2 यहाँ पर है, सेकंड वाले में नहीं है, थर्ड वाले में है, मतलब 2 हमें नहीं लेना है, 2 की बात हमें नहीं करनी है। 3 आपको तीनों में देखने को मिल रहा है, 11 और 5 भी आपको एक ही एक में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर 3 का हाईएस्ट की बात की गई है तो 3 का जो लोवेस्ट पावर होगा वो यहाँ पे HCF हो जाएगा। कॉमन का जो लोवेस्ट पावर, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है, तो ये हमारा HCF हो गया 3 की पावर 2। LCM की अगर बात करते हैं तो LCM में तो आपको सारे नंबर्स को लिखना है जो जो आपको दिख रहा है। 2 दिख रहा है, इंटू में 3 दिख रहा है, इंटू में 5 दिख रहा है, इंटू में 11 दिख रहा है। डिस्टिंक्ट नंबर हमारे ये सारे हैं। और यहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात की गई है तो यहाँ पे पावर जो है वो हाईएस्ट जो होगा उसकी बात करेंगे। तो 2 पे पावर 1 और 2 में 2 आपका बड़ा हो जाएगा। 3 की बात करेंगे तो 3 की पावर 3 आपका हो जाएगा, 5 की पावर 1 है, 11 की पावर 1 है, ये ऐसे ही रहेगा। और यहाँ से हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3 और इंटू में 5 इंटू में 11। तो ये हो गया हमारा 2 2 जा 4 3 जा 12 और 12 तिहाई 12 तिहाई 36 और 36 इंटू यहाँ तक आपका 36 आया। 36 इंटू 3 करेंगे 6 3 जा 18 और ये आपका आ गया 3 3 जा 9 1 10 108 और इंटू में 55। ठीक है, ये 11 इंटू 5 108 इंटू 55 आपका LCM हुआ। 3 3 जा 9 आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो 108 डबल 5 इसका मल्टीप्लाई 8 पंजे 40 4 5 वापस से 0 4 5 यहाँ पे आ जाएगा 0 4 5 4 9 ये हो गया 5 5940 आपका LCM आया। पूछा गया क्या गया हमसे, सम ऑफ LCM एंड HCF। तो यहाँ पे आप इसमें +9 कर देंगे, 5949 आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 अपना क्या कह रहा है, यहाँ पे भी हमको वैल्यू बतानी है, द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, करने के लिए क्या करेंगे, 450 का फैक्टर फटाक से हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 2 5 जा 10। फिर यहाँ पे आएगा 5 4 9 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 वापस से जाएगा, 3 2 जा 6 3 5 जा 15 फिर यहाँ पे 5 से जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। क्लियर है। और 3 3 8 की अगर बात करें 3 3 8 आपका क्या हो जाएगा 2
1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 169 आपका 13 का स्क्वायर होता है तो 13 13 जा और 13 1 जा यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इस फॉर्म में रूट ए अपॉन में रूट बी, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं सिंगल रूट में ए अपॉन बी। क्लियर है? तो वही चीज यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सिंगल रूट ऊपर वाले के लिए। 450 का है आपका 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, और नीचे क्या दिया हुआ है आपका 2 इंटू 13 की पावर 2। क्लियर है? तो 2 से 2 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, पावर 2 है, बाहर स्क्वायर रूट है, तो जो वैल्यू आएगी वो एक एक बार आप लिख देंगे 3 इंटू 5 अपॉन 13, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी इस तरफ वाले के लिए। बीच में लगेगा डिवाइड, इसके लिए क्या होगा 125 की अगर बात करें तो 125 आपका हो जाएगा यहाँ पर 5 3 8 5 से जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ये हो गया आपका 125। 245 की बात करेंगे, एक मिनट, ये आपका दिख रहा है कि नहीं यार ऊपर वाला, चलिए अच्छा वो ऊपर नहीं गया। 245 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 5 4 9 11, 5 से ये भी जाने वाला है तो ये जगह 5 4 जा 20, 5 9 जा 45 और 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। यहाँ पर अगर इस रूट की बात करेंगे तो वापस से हम क्या लिखने वाले हैं, 125 को लिखेंगे 5 का क्यूब और नीचे लिख देंगे हम लोग 5 इंटू 7 की पावर 2, यहाँ से ये कैंसिल आउट होगा तो 5 की पावर 2 आएगा। वापस से यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो 5 की पावर 2 5 में कन्वर्ट हुआ और 7 की पावर 2 7 में कन्वर्ट हुआ, यहाँ से 5/7 मिला, यहाँ से 15/13 मिला, तो 15/13 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 5/7। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15 अपॉन में 13 इंटू में, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इंटू में इसको रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7/5, ये हो गया 5 3 जा 15, 7 3 जा 21 अपॉन 13 आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 33। a इज इक्वल्स टू आपके पास दिया है, b इज इक्वल्स टू दिया है, आपको वैल्यू निकालनी है a प्लस बी का होल इनवर्स और मल्टीप्लाई में a इनवर्स प्लस b इनवर्स। इस क्वेश्चन में दो तरीके हैं, एक तो आप अगर लंबा समय देना चाह रहे हैं तो आप a और b की वैल्यू सॉल्व करिए, एलसीएम निकालिए, सॉल्व करिए, ठीक है। आगे की मेथड, पहला मेथड तो आपका ये हो गया। सेकंड मेथड है आप इसको कोशिश करिए सॉल्व करने की, ये हो सकता है कट पिट के आपको कुछ एक सिंपल सा एक सिंपल सा एक्सप्रेशन बन जाए, वहां से हम ए और बी डायरेक्ट रख के सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कहने का मतलब ए प्लस बी का इनवर्स किसी का भी इनवर्स हो, आप उसको लिख सकते हैं 1/a, तो यहाँ पे a प्लस बी का इनवर्स है तो आप यहाँ पे इसको 1/a प्लस बी लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में a इनवर्स को 1/a लिखिए प्लस b इनवर्स को 1/b लिखिए। यहाँ पर अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा ये a और b, यहाँ पे b का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे a का, मतलब ऊपर हमारे पास a प्लस b आएगा, मल्टीप्लाई में 1/a प्लस बी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो a प्लस बी से a प्लस बी यहाँ पे कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई हुआ और बचा कितना 1/ab, और 1/ab में a और b की वैल्यू दी हुई है, मतलब a की वैल्यू होगी 5/11 और इनटू में 3/7, तो 5 3 15 और 15/77, 77 ऊपर आएगा अपॉन में 15 आएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 77/15 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 34, ये 34 ही है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू अबाउट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को लेकर के कौन सी बात सही नहीं है इसके बारे में बताना है। एवरी प्राइम नंबर इज एन ऑड नंबर, नहीं, हर एक प्राइम नंबर ऑड नंबर नहीं होता। 2 हमारा पहला एग्जांपल है जो कि इवन नंबर है प्राइम में, ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, इसके अकॉर्डिंग सही हो गया, ठीक है। सही करते चलते हैं क्योंकि ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में करेक्ट की बात की गई है कि इनकरेक्ट की बात की गई, तो यहाँ पे इनकरेक्ट मतलब नॉट की बात की गई, तो ये ऑप्शन आपका सही रहेगा। ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर, सारे इवन नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं, नहीं, ये बात भी सही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले कंपोजिट नंबर की बात करते हैं, तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर, ये हमारे कंपोजिट होते हैं। लेकिन यहाँ पर इवन नंबर एक 2 है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर है, 2 से अधिक नहीं है, तो ये कंपोजिट नंबर आपका नहीं होता। लेकिन इवन है तो ये ऑप्शन भी गलत है, लेकिन यहाँ पे सही माना जाएगा क्योंकि पूछा गलत है। द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर, 2 प्राइम नंबर का सम ऑलवेज एन इवन नंबर नहीं। एग्जांपल के तौर पे 2 + 3 ले लीजिए, 2 भी आपका प्राइम है, 3 भी आपका प्राइम है, इनका सम कितना आ रहा है 5 आ रहा है, जो कि एक ऑड नंबर है, इवन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पूछा गलत गया है आपसे। इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाई 2, इवन नंबर को कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं 12, उनको अगर 2 से डिवाइड करते हैं, द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड, यहाँ पर क्वोशिएंट कितना आएगा आपका 2 6 12, ठीक है, 6 आएगा, ऑड का है, इवन है, ये बात भी सही, गलत है मतलब
लेकिन यहाँ पर गलत ही पूछा गया, तो ऑप्शन से ये चारों के चारों ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है? 34 के बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला है फॉर एनी टू इंटीजर्स a एंड b, a इंटू माइनस बी इज ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, इन्होंने a और माइनस बी का दिखाया, तो यहाँ पर अगर इनको देखा जाए तो हमेशा निगेटिव आएगा, बात तो सत्य है, लेकिन यहाँ पर फॉर एनी टू इंटीजर की बात कर दी गई है, a और b आपके प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर आपका a निगेटिव है, b पॉजिटिव है, तो माइनस माइनस यहाँ पर आपका पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा और करेक्ट पूछा गया है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत बारीकी वाली चीज थी यहाँ पे। सेकंड ऑप्शन है डिफरेंस ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर कैन बी पॉजिटिव। दो नेगेटिव इंटीजर का डिफरेंस, नेगेटिव इंटीजर -2 ले लिया, -3 ले लिया, दो नेगेटिव लिया, इनका डिफरेंस अगर बात करें तो कैन नॉट बी पॉजिटिव। क्यों नहीं पॉजिटिव हो सकता? माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, -2 + 3 आपका कितना हो गया? 1 हो गया। प्लस का आ रहा है, कैन नॉट बी पॉजिटिव, तो ऑप्शन भी गलत होगा, करेक्ट की बात की गई है, कैन बी पॉजिटिव। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर विथ अनदर नेगेटिव इंटीजर विल गिव एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर्स। उनसे छोटा होगा, बोथ द इंटीजर्स हो भी नहीं, बिल्कुल नहीं। दो नेगेटिव इंटीजर हम लोग -1 -3 ले लेते हैं, ठीक है, और इनका प्रोडक्ट कराएंगे तो 3 आएगा। और क्या बोला गया है यहाँ पे? प्रोडक्ट ऑफ नेगेटिव विद अनदर नेगेटिव इंटीजर विल गिव एन इंटीजर स्मॉलर देन बोथ द इंटीजर। क्या ये छोटा है हमारा -1 से, और 3 छोटा है -3 से, बड़ा है, तो स्टेटमेंट ये वाली भी हमारी यहाँ पे गलत होगी। प्रोडक्ट ऑफ अ नेगेटिव इंटीजर विद अ पॉजिटिव इंटीजर विल बी एन इंटीजर लेस देन 0। अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, कोई भी नेगेटिव लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा जैसे मान लीजिए -7 ले लिया हमने एक नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर हमने ले लिया 5, इनका जो प्रोडक्ट है वो आएगा हमारा माइनस का 35, विल बी द इंटीजर लेस देन 0। बिल्कुल सही बात है, ये लेस देन 0 है, तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन 4 हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। द एरिया ऑफ अ रोम्बस शेप्ड फील्ड is 5880 मीटर स्क्वायर एंड यहाँ पर होगा 1 एंड 1 of its diagonal is 70 मीटर। what is the side in मीटर of the field? साइड पूछेगी, ये एरिया दिया, एक डायगोनल दिया हुआ। तो अगर डायग्राम पे आते हैं, थोड़ा सा डायग्राम भी जरूरी है इसमें, ठीक है। डायग्राम अगर हम लोग बना के उससे समझाऊंगा मैं, तो वो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। ए बी सी डी, ये हमारा रोम्बस हो गया, इनके दोनों डायगोनल कंसिडर कर लेते हैं, ये हो गया AC और ये हो गया आपका BD। क्लियर है? D1 हमारे पास दिया हुआ है 70 मीटर, D2 को हम मान लेते हैं x मीटर, एरिया हमारे पास दिया हुआ है 5880 मीटर स्क्वायर। अब अगर एरिया की बात करें डायगोनल के बेसिस पे, तो एरिया हमारी होती है 1/2 इंटू में D1 इंटू में D2, ठीक है। और ये हमारे पास दिया हुआ है 5880, सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू में D1 70 है, D2 x मान रखा है हमने, और यहाँ पर हो जाएगा 5880, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, और 7 अट्ठे आपका हो जाएगा 56, 7 चौक 28, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 168। क्लियर है? तो x की वैल्यू मतलब जो दूसरा डायगोनल है D2, उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 168 मीटर आपकी हो गई। अब आपको निकालना है साइड, उसके लिए सभी को पता है कि इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे O मानते हैं तो OA इज इक्वल्स टू OC और OD इज इक्वल्स टू OB यहाँ पर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या करेंगे, AC हम इसको AC मानते हैं, इस डायगोनल को, और इस वाले डायगोनल को मान लेते हैं BD। क्लियर है? अब यहाँ पर AC 70 है अगर पूरा, तो ये हाफ कितना हो जाएगा? OC ये हो जाएगा 35, और अगर ये पूरा BD हमारा 168 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। और सभी को पता है डायगोनल जो है वो 90 डिग्री पे कट करते हैं। क्लियर है? ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। राइट एंगल ट्रायंगल के सामने ही साइड पड़ रही है, वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम साइड डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। और निकालेंगे कैसे? यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो कि 90 डिग्री के सामने है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 35 का स्क्वायर और प्लस में 84 का स्क्वायर यहाँ पर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपकी यहाँ पर आएगी, और हमें फिर एक्स निकालना होगा। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन ठीक है, कर लेते हैं। कैसे होगा ये? 35 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फटाक से साइड में कर लो। 35 35 25
और 15 2 17, ये हो जाएगा आपका 15 और 10, ये हो गया आपका 5 7 5 12 और 2 1 12 25 हो गया। और अगर 84 की बात करें तो 84 84 4 चौक 16 और 8 चौक 32 35 और यहाँ पे हो जाएगा 8 चौक 32 और 8 नहीं 64 64 और 3 आपका हो गया 67, ये हो गया 6 5 और 10 और 21 7056, इसका हो गया 1225 और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 7056। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 11 5 2 7 1 8 और ये हो गया 2 और ये हो गया 8 8281। अब 8281 एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर आ रही है, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, ये उसका स्क्वायर हो सकता है जिसके लास्ट में 1 हो। और एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 आपको सिर्फ एक में देखने को मिल रहा है, 91 जिसका आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जहां तक है 91 ही होनी चाहिए, और कंफर्म करने के लिए आप 91 का स्क्वायर 91 के साथ कर सकते हैं। 91 इंटू 91, 1 1 जा 1, 9 1 जा 9, इंटू में 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, ये हो गया आपका 19918 और 28281 आपका सही आ रहा है। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 91, साइड कितना आ रहा है उसका 91 मीटर आ रहा है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्लियर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 37, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद साइड x यूनिट इज डबल द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद बेस x यूनिट, देन द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज। एरिया ऑफ स्क्वायर विद साइड x यूनिट कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, साइड इनटू साइड होता है, ये कितना है, इज डबल द एरिया, डबल द एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। बेस यहाँ पर x ही दे रखा है जो यहाँ पर है, और हाइट को हम h लेते हैं, और एल्टीट्यूड मतलब हाइट की बात हमसे की गई है। यहाँ से अगर बात करें तो 2 से 2 आपको कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, और x से x कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है, तो x इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, मतलब h कितना आ गया, x यूनिट आ गया। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38 क्या कह रहा है, सरफेस एरिया का क्वेश्चन है, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 38, the total surface area of a solid right circular cylinder is, total surface area दिया है, and the radius of its base is इतना, the height of the cylinder is। टोटल सरफेस एरिया हमारे पास होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, ये होता है हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस जो है आर वो दिया हुआ है 0.35 मीटर, और टोटल सरफेस एरिया भी मीटर में दिया है। तो आर को अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करना चाहें तो हो जाएगा 35 में अपॉन में 100 मीटर, इसी को रख के सॉल्व करते हैं, थोड़ा आसानी होगी। और यहाँ पर हो जाएगा 3.52, ठीक है, जो कि दिया हुआ है, और सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू पुट करके 2 इंटू 22/7 और इंटू में हो जाएगा 35/100, और ब्रैकेट में हो जाएगा 35/100 प्लस का h। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही काम करते हैं, 352/100 कर लेते हैं, पॉइंट हटा रहे हैं, मीटर सेंटीमीटर कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पॉइंट हटा रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, पॉइंट हटेगा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो वही आपका आंसर आ रहा है। 2 इंटू 22 उसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, 7 5 35, आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। अभी के लिए 2 इंटू 22 इंटू में 5 अपॉन में 100 हो जाएगा, और यहाँ पर आप इसको ऐसे रहने दीजिए। अब हम इसको कट करते हैं, जो भी चीजें यहाँ पर कट हो रही हैं। क्लियर है, तो 22 11 11 से इसको कैंसिल आउट करते हैं, 11 2 22, 11 3 33, 11 2 22, ये हो गया पहला। 2 2 4 आपका होता है, 4 7 28, 4 8 32, ये हो गया। 100 से 100 आपका साफ ही साफ कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर बच रहा है 5, 8/5, यहाँ पे हो गया 8/5, और ये 35/100 आपका प्लस में, तो इधर आ जाएगा 35/100, और इज इक्वल्स टू में क्या आ गया, h आ गया। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे हम लोग, तो h इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा अपॉन में, आप यहाँ पे 100 एलसीएम ले सकते हैं, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 160 माइनस का 35 करेंगे, तो यहाँ से हमारे पास 30 कम 125 आएगा, 125 अपॉन में कितना हो जाएगा 100, डिवाइड करेंगे तो 1.25 मीटर आपका इसका आंसर होगा। और 1.25 मीटर को भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 25 चौका 25 पंचे 5/4, पहला ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्या कह रहा है, नंबर्स 12 13 14 अप टू 40 41, 12 से लेके 41 तक नंबर है, आर रिटन ऑन डिफरेंट स्लिप्स
one number on one slip. These slips are put into a bag. Radha takes out one slip from the bag without looking into the bag. What is the probability that the slip drawn by her is not a prime number? तो अगर हम बात करें 12 से लेके 41 के नंबरों की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स की बात करें तो दो ही तरीके के आपको नंबर मिलेंगे, या तो प्राइम होगा या तो नॉट अ प्राइम नंबर होगा। तो अगर इनके दोनों की प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम, ठीक है, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट प्राइम, तो इनका जो सम मिलने वाला है वो हमको मिलने वाला है ओवरऑल 1। तो हम लोग गेटिंग प्राइम निकालना हमारे लिए आसान है, तो हम यहाँ पर इसको निकालेंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्राइम की बात अगर करें तो नॉट प्राइम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम को, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी निकालते कैसे हैं, जो भी उसके ऑब्जर्वेशन आ रहे हैं जिसके बारे में पूछा गया है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अगर हम प्राइम की बात करें 12 से लेके 41 तक, तो ये आपका हो जाएगा 13, 13 के बाद आपको मिलेगा 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद आपका हो गया 23, 23 के बाद आपको मिलेगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29, 29 के बाद 31 आ गया, 31 के बाद आपको 32, 33, 4, 5, 6, 7, 37 और 38, 39, 40, 41, ये आपके टोटल क्या है, प्राइम है। कितने हैं, 4 और ये 4, टोटल 8 प्राइम नंबर आ रहे हैं। तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम कैसे निकालते हैं हम लोग, टोटल ऑब्जर्वेशन 8 हो गई और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी होता है, टोटल नंबर्स कितने हैं, तो उसको निकालने के लिए 41 माइनस का 12 प्लस 1 करते हैं। टोटल नंबर के लिए प्लस 1 किया जाता है क्योंकि एक नंबर यहाँ से माइनस हो रहा होता है। तो 41 में से अगर 12 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा 29 और प्लस में 1 करेंगे तो हो जाएगा 30। तो 8/30 जो है वो आपका गेटिंग अ प्राइम है। तो ये हो गया 2 4 जा 8 और ये हो गया 15, तो 4/15 आपका प्राइम आ रहा है। तो नॉट प्राइम के लिए क्या करेंगे हम लोग, नॉट प्राइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट प्राइम, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस 4/15। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 4 आपका हो गया 11 और अपॉन में 15, तो 11/15 ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। द मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशंस इज 54 if each observation is increased by 8 and its sum is divided by 2, then what is the mean of the resulting observation? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको कैसे करना है। अगर हम मीन की बात करते हैं तो मीन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस हैं, थोड़ी देर के लिए मानते हैं x1 प्लस में x2 प्लस में x3 और अप टू सो ऑन प्लस xn, और अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पर जितने ऑब्जर्वेशन है टोटल n है तो n हो जाएगा। अब इसमें छोटी सी बात की गई है, ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज किया जा रहा है किससे, 8 से, 8 से इंक्रीज किया गया तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 8 प्लस में x2 प्लस 8, ईच ऑब्जर्वेशन की बात की गई है, प्लस डॉट डॉट ऐसे करते हुए यहाँ पे हो जाएगा xn प्लस 8 और अपॉन में कितना है, n है। यहाँ पर चल रहा है हमारा मीन, ठीक है। अब यहाँ से x1 x2 तो आप लिख ही सकते हैं, x1 प्लस x2 इनको अलग कर लीजिए, प्लस डॉट डॉट ये हो गया आपका xn, ये हो गया, और प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 8 कितनी बार आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है, तो ये हो गया 8n, अपॉन में कितना हो गया, n हो गया। क्लियर है, यहाँ पे क्या आ रहा है, मीन आ रहा है। अब इस बात का ध्यान रखना है, सुनिएगा ध्यान से, मीन ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 54, मीन आपके पास कितना दिया हुआ है, सम ऑब्जर्वेशंस को 54 दिया है, और हम मानते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ जो सम ऑब्जर्वेशन है हमारे पास, सम ऑब्जर्वेशन, अभी ये जो चीज मैंने बताई है इसका यूज मैं भी करूंगा थोड़ी देर में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ये चीज ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ सम ऑब्जर्वेशन को हमने ले लिया x, ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पे n मानी है, यहाँ पर क्या मान ली, x मान ली। तो अगर हम बात करें सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन या सम ऑफ सम जो भी हमारे पास है सम ऑब्जर्वेशंस, कितना हो जाएगा, 54x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मीन इज इक्वल्स टू क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। अब टोटल ऑब्जर्वेशन को अगर हमने x माना है, मीन हमारे पास 54 है, तो 54x हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहली बात, ठीक है, इस पहली बात का ध्यान रखिए। उसके बाद कह रहा है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 8, यहाँ पे एंड लगा रखा है तो ये इसके साथ इंक्लूड नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 8 का मतलब हो गया कि इसी तरीके से +8 +8 +8 हर एक ऑब्जर्वेशन में इंक्रीज होगा, और यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा, जितना ये पहले वाले से इंक्रीज हो रहा है। तो कितना इंक्रीज हो रहा है ये भी ध्यान रखिएगा, टोटल
इंक्रीज कितना हो गया हमारा 8x हो गया, ठीक है, क्योंकि x माना था हमने सम ऑब्जर्वेशंस को, तो यहाँ पर ये इसकी वजह से हमने ये बात लिखी है, ठीक है। टोटल इंक्रीज हमारा हो गया 8x। उसके बाद क्या रहा है, एंड इट्स सम इज डिवाइडेड बाय 2। सम का मतलब हो गया जो पहले आ रहा था सम ऑब्जर्वेशन, जो बाद में आ रहा है, ठीक है, उनका सम। तो 54x प्लस 8x, इनको किससे डिवाइड करना है, 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 62x अपॉन 2, और ये हो गया कैंसिल आउट होकर के 31, तो यहाँ से आ रहा है हमारा 31x, और 31x में 31 क्या हो जाएगा वापस से उधर भेजने पर मीन हो जाएगा, और जो कि हमसे पूछा गया था रिजल्टिंग मीन, और वो कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 31 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 41। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस दिस एंड दिस। ऑप्शन दिया हुआ पहला दूसरा तीन, दो और नीचे हैं, तो इनके प्रोडक्ट निकालने हैं। प्रोडक्ट निकालने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर आप मल्टीप्लाई करने में चले जाएंगे तो भाई टाइम बहुत लगेगा। एक चीज मेरे को यहाँ कॉमन दिखी इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी आपको देखने को मिल रहा है, मतलब सेम नंबर का एडिशन, सेम नंबर का डिवीज सब्ट्रैक्शन। तो a प्लस बी, और प्रोडक्ट में ही a माइनस बी की अगर बात करें तो ये होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से a की वैल्यू 3x है, तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो 9x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 4y स्क्वायर आएगा। तो ये आ गया हमारे इन दोनों का प्रोडक्ट, और साथ में प्रोडक्ट किसका करना है 9x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर का। ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी। वापस से करेंगे तो a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर करेंगे तो 9 9 81, x की पावर 4 माइनस 4 4 16, y की पावर 4। तो 81 नीचे है क्या, 81 x टू द पावर 4 माइनस 16 y टू द पावर 4 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। 42 क्या कह रहा है, ऑप्शन इसके काफी ऊपर नीचे दे दिए हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये पार्ट दिया हुआ है, इनको किसके बराबर दिखाना है, ये चीज ऑप्शन में है, a माइनस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, सारी चीजें लगभग सेम है, मतलब इनको कुछ कैंसिल आउट हमें करना है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा हुआ है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हम a प्लस बी और a माइनस बी यूज करेंगे, प्लस में a टाइम्स a प्लस बी आपका दिया हुआ है, अपॉन की अगर बात करते तो ये हो जाएगा आपका, नीचे वाले में से आप a माइनस बी कॉमन कर सकते हैं, a माइनस बी आपने कॉमन कर लिया, और आपके पास बचेगा a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये तो सारा कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे, a प्लस बी ए माइनस बी, हाँ ठीक है सही है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, अभी न्यूमरेटर से a प्लस बी को कॉमन करते हैं, तो a प्लस बी को कॉमन करने के बाद ऊपर हमारे पास बचेगा a माइनस बी और प्लस का a, अपॉन में आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे a माइनस बी, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी। फिर यहाँ से a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल होगा, और यहाँ से आ जाएगा 2a माइनस बी अपॉन में a माइनस बी। तो नीचे तो a माइनस बी है और 2a माइनस बी है, ये चीज ध्यान रखिएगा, a माइनस बी और 2a माइनस बी, आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट होगा, 2a माइनस बी और a माइनस बी। क्लियर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 अपना क्या कह रहा है, सॉल्व करना है इसको सिंपली, और इसकी वैल्यू में बतानी है, तो y हमें निकालना पड़ेगा। 4 ऑप्शन है, एक नीचे आपका, सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 2y। अब माइनस है, ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ ब्रैकेट लगेगा, माइनस है तो यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा, माइनस दोनों के साथ मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे गलती हो जाती है तो उससे बचिएगा। तो ये हो गया 2y माइनस का y, और माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, इज इक्वल्स टू में यहाँ पे अगर आप 3 एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस का y माइनस माइनस प्लस 2। फिर यहाँ पे आपका आ गया 2y माइनस वाई, आपका हो गया y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से हो जाएगा 3 to 5 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3। सॉल्व करेंगे तो ये 3 उधर मल्टीप्लाई होगा, 3y प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, तो 5 2 10 माइनस का 2y। 2y को अगर इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 5y, और 10 में 7 3 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7। तो y की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी 7/5। सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू में 7/5 प्लस में 7/2, 5 से 5 कैंसिल, 7 प्लस 7 14, 14/2 हमारा आ जाएगा 7। ऑप्शन नंबर आई थिंक 4 ही होगा, ठीक है, तो ऑप्शन 4 हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 43। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। 44 क्या कह रहा है, सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। एक मिनट दीजिएगा, इसकी शायद चार्जिंग लगानी पड़ेगी मेरे को, 19% बचा है। चलिए फिलहाल देख लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करना है इसको फ्रॉम
इनके सम में से, तो पहले इनका सम कर लेते हैं। 3x² प्लस माइनस माइनस 6x² माइनस का 3x² हो गया और माइनस का 8x प्लस का 12x, माइनस का 8x प्लस का 12x आपका हो जाएगा 8×3=12, तो ये हो गया आपका प्लस का 4x प्लस का 11 प्लस का 17, ये आपका हो गया 28 प्लस का 28। अब इसमें से माइनस आपको करना है x² माइनस x माइनस 19, तो ये हो गया आपका माइनस का 3x² माइनस का x² माइनस 4x² प्लस का 4x प्लस का x प्लस 5x और प्लस का 28 प्लस का 19, तो 28 और 9 आपका हो जाएगा 37, 37 और 47 प्लस का 47 आपका यहाँ पे आएगा। तो ऑप्शन नंबर आई थिंक इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 क्या कह रहा है? The selling price of a toy is 1020. If the profit made by the shopkeeper is 20%, then the cost price of the toy. Simple है, cost price को अगर हम x मानते हैं तो उसने प्रॉफिट कितना किया है? 20% किया, मतलब x में 20% ऑफ x ऐड हो जाएगा और कितने में बेच दिया? टोटल 1020 में, ये स्टेटमेंट बनेगी। ठीक है, मतलब जो कॉस्ट थी उसकी एक्चुअल सीपी प्लस 20% उसने प्रॉफिट लिया है, तब जाके 1020 रुपए में बेचा है, तो 20% भी किसका लेंगे हम लोग? सीपी का ही लेंगे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 20 x अपॉन में 100 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1020। सॉल्व करेंगे तो 100 प्लस 20 120x अपॉन में 100 इज इक्वल्स टू में 1020, 0 से एक 0 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 2 6 12, ये हो गया हमारा 2 5 10, 2 1 2 और ये हमारा 2 3 6 और ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 3 1 3 17 आ जाएगा, 17 इंटू 50, तो 5 7 35 5 3 8 0। एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो 850 रुपए आ रही है, कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 850। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पे। 46 क्या कह रहा है? Which of the following triangles have या has no line of symmetry? कौन कौन से ऑप्शन है no line of symmetry में? Equilateral triangle only, isosceles triangle only, scalene triangle only, both scalene triangle and isosceles triangle। तो अगर सबसे पहले की बात करें equilateral triangle की, तो equilateral triangle में क्या होता है? तीनों साइड हमारी इक्वल होती हैं, तो यहाँ पे हमारी 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आती है। ठीक है, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अगर आइसोसेलेस की बात करें तो आइसोसेलेस में आपको 2 साइड बराबर देखने को मिलती है, तो यहाँ पर आपको 2 लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिले, सॉरी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री देखने को मिलेगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक लाइन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलेगा सिंपली इस तरीके से। क्लियर है? स्केलिन की बात करेंगे तो स्केलिन ट्रायंगल हमारा ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें कोई भी साइड आपकी बराबर नहीं होती है, तीनों साइड डिफरेंट होती है, तो यहाँ पे नो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा, यहाँ पर एक होगा, यहाँ पे नो की बात की गई है, तो ओनली स्केलिन ट्रायंगल आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे। 47 क्या कह रहा है? ABCD is a rhombus in which angle BAC 50 degree, 3 times angle D minus 2 times DAC is equal to, एक मिनट दीजिएगा मैं इसको चार्ट में लगा दूं वरना ये बैठ जाएगा। अभी 17 है, चला लेते हैं एक आध दो क्वेश्चन। ABCD रॉम्बस दिया हुआ है, सिंपली जल्दी से बनाते हैं। ABCD रॉम्बस हो गया हमारा ये ABCD, BAC आपके पास दिया हुआ है भैया 50 डिग्री, ये कितना दिया है? 50 और 3 टाइम्स एंगल डी पूछा है माइनस DAC पूछा है। DAC मतलब ये पूरा का ये वाला पार्ट ये और एंगल डी ये वाला पार्ट। सिंपल सी बात है, इसमें आप ध्यान रखिए रोम्बस में ये जो एंगल होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं और यहाँ तक कि ये जो एंगल है ये वाला ये इधर के बराबर होगा और इधर वाले एंगल जो है वो इधर के बराबर होगा और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो अगर ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। क्लियर है? सिम्प्लिसिटी से हम इन ट्रायंगल्स को एक कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, तो ये हम सॉरी सिमिलरिटी से जो भी हम प्रूफ करते हैं, कॉन्ग्रुएंसी से हम इन दोनों को प्रूफ कर सकते हैं सिमिलर, तो इसलिए हम यहाँ पे सिम्प्लिसिटी से एंगल को इक्वल दिखाते हैं, तो इस वजह से एंगल इक्वल माना जाता है, वो हमारी प्रॉपर्टी में इंक्लूड होगा। तो 50 ये है तो 50 ये भी हो जाएगा, जो कि हमारे पास एंगल DAC आ गया
और अगर डी की बात करेंगे तो ये पूरा का पूरा 100 है, तो इधर भी सामने वाला पूरा का पूरा सी जो है वो 100 हो जाएगा। और अगर 100 100 कितना हो गया 200, और 360 ओवरऑल होता है सबका सम, तो 360 में से अगर 200 माइनस करेंगे तो 160 बचेगा, और 160 का हाफ हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 80। तो 3 टाइम्स एंगल डी का मतलब हो गया 240 और माइनस 2 टाइम्स डीएसी का मतलब हो गया 100, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 140। क्लियर है? तो 140 आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। 48 क्या कह रहा है? ABC and DBC are two triangles formed on the same base BC and on the same side of it. Same side of it. ठीक है? If AC is equals to DB, पहले बना लेते हैं सिंपल सा एक ट्रायंगल, जिसमें हमने ये बना लिया कि हमारा सेम बेस BC है और ये हमारा ट्रायंगल हो गया A, और ये इधर का हमारा ट्रायंगल हो जाएगा इस तरीके से DBC। क्लियर है? तो यहाँ से दिया हुआ है AC जो है आपका, ये जो डायगोनली टाइप दिख रहा है AC आपका DB के इक्वल है, AB जो है वो आपका दिया हुआ है DC के बराबर। क्लियर है? नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कॉन्ग्रुएंसी बतानी है, तो आप चारों ऑप्शन में देख सकते हैं ABC 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 आपको देखने को मिल रहा है। तो ट्रायंगल ABC की अगर बात करें तो ABC किस पैटर्न से आ रहा है वो चीज देखेंगे। A से B मतलब जिसपे डबल लाइन मैंने बना रखी है A से B, उसके बाद सिंगल, तो सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, डबल लाइन से सिंगल आएंगे, DCB के कॉन्ग्रुएंट होगा ये हमारा ट्रायंगल DCB। अब DCB हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है आपका DCB, तो ये सही होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो गया DCB। ठीक है? ये क्यों नहीं नीचे आ रहा है? आ जाओ भैया। एक मिनट दीजिएगा, मैं चार्ज में भी लगा दूं इसको। क्वेश्चन नंबर कौन था ये हमारा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या कह रहा है। साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC, ABC कोई हमारा ट्रायंगल है ABC इज, क्या कह रहा है, एक मिनट दीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड टू अ पॉइंट D, इसको D तक लेके गए। एंगल A आपका दिया हुआ है 40 डिग्री, 40 डिग्री। AC इज इक्वल्स टू में आपके पास दिया है BC, BC के सामने ये एंगल, मतलब ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, दो साइड इक्वल तो दो एंगल भी इक्वल। कहने का मतलब इसके सामने 40 है तो इसके सामने B आएगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। क्लियर है? एक चीज ये हो गई। 2 टाइम्स एंगल ACD इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस या प्लस समथिंग कुछ होगा। चलिए अभी इसको क्लियर कर लेते हैं क्या है। फिलहाल ACD की बात करें तो इसकी बात कर रहा है, इसको x मानते हैं, और एंगल B की बात कर रहे हैं तो 40 हमारे पास आ गया है। तो उसके x निकालने के लिए पहले हम C को निकालेंगे, अंदर वाले को कैसे निकालेंगे, 40 40 80 हो गया, तीनों को सम 180 और ये हो जाएगा हमारे पास 100। अगर ये 100 हो गया, लीनियर पेयर से x की वैल्यू आपके पास आ गई 80, तो 2 टाइम्स 80 पहले करते हैं ACD, तो ये हो गया 160। 160 अगर इसको माइनस मानते हैं 3 टाइम्स भी मतलब हो गया 4 3 12 120, और अगर इसको प्लस मानते हैं जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन को मिलाएंगे और सही करेंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 40, और यहाँ से जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 280। 40 और 280 कहीं दोनों ना हो, नहीं 280 है, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर प्लस होगा, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 अपना हुआ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। क्या कह रहा है 50 क्वेश्चन, सम ऑफ टू वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब हो गया x, तो ये भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा, दोनों का सम इक्वल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। x एंड y यहाँ पे डिफरेंट मान रखा है, तो कितना आ रहा है उनका सम 80 आ रहा है, x प्लस y कितना आ रहा है 80। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई कि x 40 है और y कितना है, ये भी हमारा 40 है। इफ z इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल y का कॉम्प्लीमेंट 90 डिग्री की बात कर रहा है ये वो, z इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ y मतलब z इज इक्वल्स टू हो जाएगा 90 माइनस y, कॉम्प्लीमेंट ऑफ y यही तो बोला जाएगा ना z को, तो z इज इक्वल्स टू यहाँ से आपका आ जाएगा 90 माइनस y, मतलब ये हो गया आपका 50 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस 40 50।
वैल्यू निकालनी है 3x माइनस वाई प्लस जेड की, तो 3x की बात करेंगे तो 4 3 12 120 हो गया, माइनस का y मतलब 40 हो गया, प्लस का z मतलब 50 हो गया। तो यहाँ से आपका हो गया 80 और 8 5 13 130 डिग्री। ठीक है, तो 130 आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। अब यहाँ से हमारा पेडागोजी पार्ट शुरू हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट 5 स्टेप ऑफ मैथमेटाइजेशन। पहला ऑप्शन है आइडेंटिफाइंग द रियल प्रॉब्लम इन द कंटेक्स्ट, सही है। मेमोराइजिंग एन एल्गोरिथम, ये नहीं सही है। मेमोराइज कराना हमारा विरुद्ध होता है थोड़ा एक काम, तो ये काम हम नहीं कराएंगे, तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्योंकि नॉट ट्रू की बात की गई है। सॉल्विंग मीनिंगफुल मैथमेटिकल प्रॉब्लम, ये भी बात ठीक है। मेकिंग सेंस ऑफ मैथमेटिकल सॉल्यूशन इन रियल लाइफ, ये भी बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52 पे। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, mathematical concept form a complex web of connections in which new concept and previously learned concept are interconnected। ठीक है, which of the following statement most appropriately describes this। पहला है fraction must be taught before whole number, नहीं ये बात गलत है। यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट की बात की गई, तो ये ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन मस्ट, यहाँ पे इसलिए गलत होगा क्योंकि जरूरी नहीं है कि फ्रैक्शन आपको होल नंबर से पहले पढ़ाया जाए, पहले आपके नेचुरल फिर होल, इस तरीके से आएंगे। फ्रैक्शन वगैरह बात की चीजें होती है। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन मस्ट प्रीसीड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये ऑप्शन भी गलत होगा यहाँ पे। ठीक है, नंबर कॉन्सेप्ट एंड पैटर्न आर बिल्डिंग ब्लॉक टू एल्जेब्राइक थिंकिंग। एल्जेब्राइक थिंकिंग के लिए आपके नंबर जो कॉन्सेप्ट है नंबर्स के और पैटर्न्स के, वो आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप ये बात कह सकते हो। ये आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। प्रोपोर्शनल रीजनिंग डज नॉट इन्वॉल्व एल्जेब्राइक थिंकिंग, बिल्कुल गलत बात है, वो इन्वॉल्व करता है, तो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन भी गलत होगा। 52 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 अपना क्या कहता है, which of the following is indicative of mathematics classroom based on social constructivist framework। indicative of mathematics classroom based on social constructivist framework का मतलब हो गया कई लोगों के साथ काम करना, सोशली रहना। ठीक है, पहला ऑप्शन है अ टीचर डिमॉन्स्ट्रेटिंग द यूज ऑफ डीन्स ब्लॉक, नहीं इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रखते हैं, फिलहाल यहाँ कई लोग हैं। स्टूडेंट रिस्पॉन्डिंग टू अ क्विज बाय रेजिंग हैंड, नहीं ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होगा। स्टूडेंट वर्किंग इंडिपेंडेंटली विद जियो बोर्ड, इंडिपेंडेंटली काम बिल्कुल नहीं करना है यहाँ पे क्योंकि सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात की गई है, तो ऑप्शन भी गलत होगा। स्टूडेंट वर्किंग इन कोलैबोरेशन ऑन अ प्रोजेक्ट, ठीक है ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। बच्चे प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो एक साथ करेंगे, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे गलत होगा। 53 का हमारा फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, एक मिनट क्या मैसेज आ रहा है यार, चलो नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 54, अ टीचर poses the following problem to of algebra to her class, does the graph x is equals to y square ever intersect the graph x is equals to y square plus 2? What are the different ways you would use to test your conjecture, and would your conjecture hold true for other equation of the form x is equals to y square plus b? यहाँ पे x is equals to y square plus 2 रखा है, यहाँ पे y 2 की जगह पर कोई भी वैल्यू के लिए क्या ये बात सही होगी? तो अगर इसके सॉल्व करने की बात करें तो x is equals to y square पहला इक्वेशन है, x is equals to y square plus 2 आपका दूसरा इक्वेशन है। x की जगह पर आप y square plus 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा y square plus 2 is equals to में y square, दोनों कैंसिल होगा, तो यहाँ पे आपका आ गया 2 is equals to 0 जो कि नहीं होता सही, तो यहाँ पे हमारा ये जो है इंटरसेक्ट नहीं करेगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अलजेब्रा और मैप वगैरह की बात, यहाँ पर ग्राफ वगैरह की बात यहाँ पे कर सकते हैं। ऑप्शंस पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट इन द गिवन कंटेस्ट। One of the learning outcome of posing this question is comparison and analysis of quadratic equation। comparison और analysis of quadratic equation सही बात है ये। Teacher should focus only on getting the solution that the two graph will not intersect, ये बात नहीं है, वहां पे वो उनको कुछ सिखाना चाह रही हैं। The teacher can
assess the reasoning skill of स्टूडेंट, ये बात भी ठीक है। सच क्वेश्चन कंफ्यूज, बिल्कुल क्यों कंफ्यूज करेंगे, तो ए एंड सी आर द करेक्ट आंसर, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। 55 क्या कह रहा है? Question number 55. For assessing the performance of students in mathematics over a period of time, Mr. Raju has collected exemplary works of his class 8th student, which include assignment, project, report, homework, models, unit test and class test, etc. The assessment strategy used by Mr. Raju is, इसको हम पोर्टफोलियो कहते हैं, जिसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं या इकट्ठी की जाती हैं, जिसमें असेसमेंट हो गया, उनका प्रोजेक्ट वर्क हो गया, रिपोर्ट्स हो गई, होमवर्क हो गया कि उन्होंने किया है कि नहीं किया, मॉडल्स उनके हो गए, यूनिट टेस्ट के नंबर्स हो गए, क्लास टेस्ट के नंबर हो गए, ये सारी चीजें पोर्टफोलियो में इंक्लूड की जाती है। कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है एनेक्डोटल रिवॉर्ड को लेकर के, तो एनेक्डोटल रिवॉर्ड क्या है, आपका ओवरऑल जो भी बच्चे की कार्यशैली है क्लास में, उसको लेकर के जो टीचर अपने अकॉर्डिंग थिंकिंग बनाते हैं कि ये सही है कि गलत है, वो जो रिकॉर्ड बनाते हैं उसको हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड कहते हैं। और जो चीजें फिक्स हैं कि बच्चा जो कर रहा है, ठीक है, उसको उसी को रिकॉर्ड बनाना, वो हमारा पोर्टफोलियो में ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। थर्ड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पे। क्या कह रहा है? The definition mathematics is a way to settle in the mind a habit of reasoning is given by, चलिए इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ, लोकी होगा, ठीक है, लोकी द्वारा ये बात कही गई थी। क्वेश्चन नंबर 57 पे आते हैं। While making a lesson plan on introducing data handling, a middle school mathematics teacher thought of formulating a 4-step process for data handling. The 4 steps are given in random order. इनमें से किस ऑर्डर में हम उसको कलेक्ट करेंगे डाटा हैंडलिंग के अकॉर्डिंग, जो चीज सही है वो हमें बताना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया कलेक्टिंग द डाटा, कलेक्ट भी किया जाएगा, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, ये तो लास्ट का काम है। और यहाँ पर हो जाएगा फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन फॉर्मुलेट करना है, पहला ऑप्शन तो आपका सी हो जाएगा। सी आपके 2 में देखने को मिल रहा है, 1 मिनट दीजिएगा, 2 में, तो पहले तो आप लास्ट क्या, एनालिसिस द डाटा, ये भी आपका बाद का काम है, तो ये ए ऑप्शन आपके दोनों करेक्ट होंगे, सी वाले में इनकरेक्ट होंगे। सी वाले में देखते हैं क्या है, सी के बाद डी आएगा कि ए आएगा, फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन, इसके बाद अगर डी लाएंगे तो एनालिसिस द डाटा है, और ए है कलेक्टिंग द डाटा। तो कलेक्ट बिना किए आप एनालाइज कैसे कर सकते हैं, तो पहले आपका सी के बाद ए आएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 अपना क्या कह रहा है? After teaching the topic congruence of 2D figure, a middle school teacher start a discussion with the student to assess their understanding on the topic. During the discussion, one of the students said, two reason have same area are also congruent. अगर दो कोई different reason है, मान लीजिए ये हमने बना लिया, ये हमने बना लिया, तो इसके अगर area same है तो ये congruent होगा, ऐसा बच्चा कह रहा है। Which of the following statement is correct with respect to the student response? चारों ऑप्शन पहले एक बार पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट्स जनरलाइजेशन इज करेक्ट, कैसे करेक्ट हो सकता है, बिल्कुल गलत बात है, यहाँ करेक्ट की बात की गई तो ये ऑप्शन गलत होगा। स्टूडेंट जनरलाइजेशन इज करेक्ट फॉर क्वाड्रिलेटरल, ये भी बिल्कुल गलत है, डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल भी आप बना सकते हैं। तो मान लीजिए आपने एक बड़ा स्क्वायर बना दिया, ठीक है, और एक छोटा सा रेक्टेंगल बना दिया, मतलब ऐसा रेक्टेंगल जिसका एरिया इसके बराबर आ रहा है, ठीक है, तो इस हिसाब से नहीं कहा जा सकता क्वाड्रिलेटरल को भी लेकर के। सच रिस्पॉन्स नीड टू बी इग्नोर, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। स्टूडेंट मिसकंसेप्शन नीड टू बी एड्रेस्ड बाय द टीचर, बिल्कुल सही बात है कि उसकी जो भी गलतियां हैं, जो भी उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको टीचर द्वारा देख करके सही किया जाए। तो 58 का हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। 59 हमारा क्या कहता है? While teaching in a mathematics class, a teacher gives the statement common divisor of two integer is a number which divide both the given integer. The statement is a, ये हमारी एक डेफिनेशन के तहत आता है कि कॉमन डिवाइजर मतलब जो भी, जैसे दो इंटीजर ने a और b ले लिया है, इनको c डिवाइड कर रहा है, इनको c डिवाइड कर रहा है, तो हमारे कॉमन डिवाइजर आ जाएंगे, और which divide the both the given integer.
कॉमन डिवाइजर। तो ठीक है, कॉमन डिवाइजर का वही मतलब होता है जो दोनों इंटीजर्स को डिवाइड करे। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से डेफिनेशन में इंक्लूड होगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसका करेक्ट होगा। ठीक है, 59। नेक्स्ट आते हैं और लास्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 60 पे। अ टीचर फोल्ड अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, एक स्क्वायर शीट का पेपर है उनके पास, वो उनको फोल्ड कर रही है। फोल्ड करने के बाद शीट ऑफ इनटू, एक मिनट, अ टीचर फोल्ड अ स्क्वायर शीट ऑफ पेपर इनटू हाफ एंड पंचेस अ होल in the folded sheet of paper। ठीक है, she then unfold the paper, which of the following topics she can teach with this activity? symmetry and volume, symmetry की बात हो रही है लेकिन volume की नहीं हो रही है। volume and fraction, volume की बात हो ही नहीं रही है। symmetry and fraction, दो पार्ट में डिवाइड हुआ, फ्रैक्शन में आ जाएगा, सेम में हुआ है वो सिमेट्री में आ जाएगा। तो ये बात यहाँ पे सरफेस एरिया की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, ऑफ अ स्क्वायर भी बोल रखा है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा। चलिए इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो लेक्चर को पूरा देखने के लिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और अगर लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दें। जल्द मिलेंगे हम लोग अपने डे 9 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।